Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin Lopez from Personal Tutor. हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th की। इसी सीरीज में आज मैं आपको चैप्टर दैट इज किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का पार्ट 2 दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स समझाने वाला हूं। दोस्तों, हम एक चीज जानते हैं कि ये जो क्रॉनिकल्स मुगल एम्परर्स ने कमीशन करे थे, ऑर्डर दिया था जिन क्रॉनिकल्स को बनाने का, आज यही क्रॉनिकल्स हमारे पास में मुगल हिस्ट्री को जानने का, उस वक्त को जानने का एक बहुत दुरुस्त जरिया है। ये क्रॉनिकल्स इस तरीके से भी बनाए गए थे कि बादशाह का विजन उनके सारे किन्स, उनके सारे फोक्स को एक तरीके से दिखे भी, और यह भी कहा गया था, इनमें एक संदेश दिया गया था कि एनीबडी प्लानिंग टू गो अहेड एंड सीक वेंजेंस और डिसोबे shall get nothing out of it because the kingdom is really strong. और दूसरी चीज ये थी कि किंग्स कहीं ना कहीं अपने द्वारा किए गए कार्य को लिखित अंशों में आगे आगे की दशकों में आने वाले लोगों तक को बताना चाहते थे कि मेरे मरने के बाद लोगों को पता चले कि कितना हुआ। अब बेसिकली हम देखें तो ये जो मुगल क्रॉनिकल्स थे, इनको लिखने वाले जो ऑथर्स थे वो यूजुअली मुगल कोर्टियर्स ही हुआ करते थे, बादशाह के दरबार में रहने वाले कुछ लोग ही हुआ करते थे। क्रॉनिकल्स जैसे अकबरनामा है, और ये क्रॉनिकल्स बादशाह के नाम से कहीं जुड़े भी रहते थे। अकबरनामा, जिससे हम पता चलता है कि ये दिस इज द स्टोरी ऑफ अकबर। शाहजहां नामा, शाहजहां, एंड आलमगीर नामा इज रिलेटेड टू आलमगीर। आलमगीर बेसिकली औरंगजेब का ही एक दूसरा नाम था। फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन, इस टॉपिक को अगर हम समझें दोस्तों, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट यू फर्स्ट रीड द टॉपिक एंड देन गो अहेड एंड फॉलो माय वीडियोस सो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। लैंग्वेज अगर हम देखें तो मुगल कोर्ट के क्रॉनिकल्स को पर्शियन भाषा में, फारसी भाषा में लिखा गया था। लेकिन हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुगल किंग्स अपने आप को तुर्क कहलाना पसंद करते थे, तो तुर्की भाषा क्यों नहीं। और ये लोग बेसिकली थे चंगताई तुर्क। अब फारसी किस तरीके से दिल्ली की सल्तनत में फ्लरिश हो गई, और इसके और साथ में हिंदवी एक रीजनल लैंग्वेज थी जिसे हिंदी बनी है, ये चीज भी काफी हद तक हमें इस इन क्रॉनिकल से मिलती है। टर्किश लैंग्वेज जो थी वो मुगल्स की मदर टंग थी, क्योंकि ये लोग चंगताई तुर्क थे। इनफैक्ट बाबर ने बहुत सारी पोएट्री और अपने मेमोयर्स भी टर्किश लैंग्वेज में ही लिखे, लेकिन इट वाज अकबर हु एक्चुअली वेंट आउट एंड सेटेड द पर्शियन एज द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट। उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज का उपयोग कल्चरल, इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि ईरान के साथ थे, उसके साथ साथ जो ईरानी लोग और सेंट्रल एशिया के जो माइग्रेंट्स आते थे मुगल कोर्ट्स में, उन लोगों का काफी इसमें असर दिखता है। दे एक्चुअली वर बेसिकली बिलोंगिंग टू Iranian categories, so they actually had a lot of influence on these things। और ये काफी बार ये भी कहा जाता है कि ये जो ईरानी और ये जो सेंट्रल एशियन जो माइग्रेंट्स आए थे, जो स्कॉलर्स आते थे, उसके बाद में जो पीर्स, बाबाज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ लाइक रिलीजियस कंटेंट वाले लोग भी आते थे, दे मस्ट हैव गॉन अहेड एंड रियली affected and influenced Akbar to go ahead and adopt Persian। पर्शियन को लैंग्वेज ऑफ एम्पायर का तमगा दिया गया, एंड जो लोग इस लैंग्वेज में माहिर थे उनको पावर और प्रेस्टीज दोनों मिलती थी। किंग ये भाषा बोलता था, रॉयल हाउस होल्ड में ये बात चलती थी, ये भाषा चलती थी, और जो एलीट थे कोर्ट के
उनमें भी ये लैंग्वेज चलने लगी। तो आप ये समझिए, जिस पर्सन ने पर्शियन लैंग्वेज के ऊपर नॉलेज ले लिए और हु एक्चुअली यूजेस पर्शियन एज अ लैंग्वेज वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द किंग। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी पर्शियन कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट्स में आ गई थी। द अकाउंटेंट्स, द क्लर्क्स एंड द फंक्शनरीज ऑल्सो लर्नड इट एंड स्टार्टेड यूजिंग इट। हालांकि एक चीज देखा जाए, पर्शियन भाषा का इन्फ्लुएंस इंडिया में काफी टाइम से था। अगर हम राजस्थानी, मराठी और इवन तमिल रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो पर्शियन वोकैबुलरी और पर्शियन फ्रेजेस, मुहावरे, तुर्क जो तुर्के होते हैं, ये चीज़ें हमको राजस्थानी, मराठी और तमिल लैंग्वेजेस के डॉक्यूमेंट्स में भी मिलती है। क्योंकि ये एक बहुत अच्छी बात है कि लोग जो पर्शियन लैंग्वेज बोलते थे वो इंडिया के हर कोने से आते थे। इस कारण से पर्शियन लैंग्वेज की पहुंच भी जो थी वो हर फारसी जिसे कहते हैं उसकी पहुंच भी इंडिया के हर कोने तक हो गई थी। और पर्शियन लैंग्वेज हालांकि बाहर की लैंग्वेज थी लेकिन थोड़ी सी इंडियनाइज्ड हो गई। हमारे इंडिया में एक चीज बड़ी अच्छी है, वी एब्जॉर्ब द थिंग्स एंड इंडियनाइज्ड वर्जन हम लोग क्रिएट करते हैं। यही चीज हम लोगों ने करी, पर्शियन भी इंडियनाइज्ड हो गई, पर्शियन लैंग्वेज में इंडियन इडियम्स एब्जॉर्ब हो गए और बहुत सारी मिक्सचर बन के एक नई लैंग्वेज उभर कर आई जो पर्शियन और हिंदी के साथ बनी थी। एंड द लैंग्वेज इज नोन एज उर्दू, जो आज भी इंडिया में अपनी जड़ें जमा के बैठी है। मुगल क्रॉनिकल्स की बात करें जैसे कि अकबरनामा एंड ऑल, ये सब पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए थे। बाबर के मेमोर्स जो थे, बाबरनामा में जो लिखे गए थे वो बेसिकली टर्किश लैंग्वेज में लिखे गए थे। उनको बाद में जाके ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। महाभारत, रामायण, ये सब भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई संस्कृत से। व्हेन द ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम मुगल एम्परर्स, महाभारत का नाम रखा गया रज्मनामा, दैट मीन्स बुक ऑफ वॉर्स। तो यहां हम एक देख सकते हैं कनेक्शन था, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। पर्शियन एज एन एलियन लैंग्वेज इंडिया में आई थी, लेकिन इंडिया में उसका इफेक्ट इतना खूबसूरत रहा कि हिंदी के साथ मिलके उसने एक बहुत ही सफीन भाषा को जन्म दिया, एंड दैट इज नोन एज उर्दू। दैट इज स्टिल ब्यूटिफुली यूज्ड इन इंडिया। आई होप नाउ यू गॉट द टॉपिक। स्टिल अगर कोई डाउट है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलेगा। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन। टेक केयर। बाय बाय।